इस चैप्टर के आपके 3 पार्ट हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। फर्स्ट पार्ट जो है आपका वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। सेकंड पार्ट जो है वो है सेक्शन फॉर्मूला। क्या है, क्या करते हैं इसमें, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इन सबको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 से 3 क्लास हम लोग इसके पीछे लगाएंगे और डेफिनेटली इन 3 क्लास के बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हर प्रॉब्लम आप बड़े आराम से कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इसका टेस्ट भी मिलेगा। और इसका जो तीसरा पार्ट था वो था एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट है ये आपके डिलीटेड सेगमेंट में आ गया जब आपको नहीं पढ़ना है, राइट। तो आपको कुल मिला के ये 2 पार्ट करने हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। इन 2 पार्ट के बाद में जो आपके जो छोटे क्वेश्चन बनेंगे इन 2 पार्ट में से, जो 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे आपके डिस्टेंस फॉर्मूला से। और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क 5 मार्क्स के, ठीक है, वो आपके आते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, राइट। तो इन दोनों को ही हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे और एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत बेसिक से देखना चालू करेंगे, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला था। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक सेंटर पॉइंट जहां पे मेरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। वो सेंटर पॉइंट जहां पे आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती है वो है आपकी ओरिजिन, ठीक है। कई बार हम लोग जब मैथ्स पढ़ते हो तो हमारे दिमाग में ही आता है कि यार हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, इसका क्या यूज है, फ्यूचर में कुछ यूज है क्या, ये ट्रिग्नोमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इतनी सारी चीजें हमें पढ़ाई जा रही हैं, वेयर आर वी गोइंग टू यूज दिस, ठीक है। दिस इज मैथमेटिक्स इज द बेस ऑफ साइंस। पहली बात तो आप ये समझ लो, जो आप साइंस आगे पढ़ोगे 11th 12th में जब जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग वहां पे यूज करते हैं जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये चीज बहुत यूज होगी आपकी, राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहां पे बहुत ज्यादा यूज होगी। क्यों यूज होगी, क्योंकि क्या है, ये डायरेक्शन है एक तरीके से। और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अगर मैं इसे प्लस एक्स की जगह ईस्ट बोल दूं, ठीक है, तो आप बोलोगे अरे हाँ सर, नाउ इट इज मेकिंग सम सेंस, ठीक है। तो उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए, मैथमेटिक्स में डिवाइड करने के लिए हमने इसे एक नाम दे दिया। इसे हमने क्या बोला, ये मेरा कार्टेशियन सिस्टम है। ये क्या है, कार्टेशियन सिस्टम है। समझो जरा बात को। इसे हमने नाम दे दिया, हमने बोला कि जी ये जो है ये कार्टेशियन सिस्टम है। कार्टेशियन सिस्टम का मतलब ये हो गया कि एक्स वाई प्लेन, ठीक है, जहां पे मेरा एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इसको मिला के एक एरिया कवर होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के एक एरिया कवर होगा, तो इसको हमने बोला कार्टेशियन सिस्टम। ये वर्ड आप 11th में बहुत यूज करोगे मैथ्स में, ठीक है, फॉर फिजिक्स में। कार्टेशियन सिस्टम मतलब कभी भी आपको कोई बोला जाए कार्टेशियन सिस्टम में क्या चलेगा, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि हम एक्स वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, राइट। तो एक्स वाई एक्सिस की जब हम लोग बात करते हैं तो फिर अब हमें यह समझ में आना चाहिए कि भाई कोई चीज मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है, राइट। कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, कोई डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। ये हमें कैसे पता चलेगा, तो इसको पता करने के लिए हमें सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। एक रेफरेंस पॉइंट हमें डिसाइड करना पड़ेगा, एक बेसिक पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा जहां से हम मेजरमेंट को शुरू करें, राइट। तो उस पॉइंट को हमने क्या बोला, ओरिजिन बोला। ये आप क्लास 9th में पढ़ के आए, ठीक है। अभी हम लोग बहुत जल्दी प्रॉब्लम में पहुंच जाएंगे 2 मिनट के अंदर। अब जब हमने ओरिजिन बोल दिया तो ओरिजिन की रेस्पेक्ट में हमने डायरेक्शन डिफाइन किया कि ये मेरा प्लस एक्स है, ठीक है, और ये मेरा प्लस वाई है, राइट। ये मेरा प्लस एक्स है और ये मेरा प्लस वाई है। तो प्लस एक्स और प्लस वाई के अंदर में जो भी चीज आएंगी उसे हमने बोला कि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब एक चौथाई हिस्सा, पूरे कार्टेशियन सिस्टम का एक चौथाई हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जब हम लोग सेकंड पे आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मेरा एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा और जो वाई होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो मान लो अगर मैंने एक्स में 3 यूनिट का ट्रेवल किया, वाई में 2 यूनिट का ट्रेवल किया, मैं यहां पहुंच गया कहीं,
ठीक है। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहां पे, x की वैल्यू हम पहले लिखते हैं, जो लिखने का तरीका है कार्टेशियन सिस्टम को, x की वैल्यू हम पहले लिखेंगे। तो ये 3 यूनिट है, 1 2 और ये 3, तो इसे हमने 3 लिखा। और y में हम 2 यूनिट ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, इसे हमने 2 लिखा। अब आप पूछोगे सर आप इसे यूनिट क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये एक स्केल है, इस एक्स एक्सिस पे मैं कुछ भी डिसाइड कर सकता हूं, ठीक है, कोई भी ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं, और उस ग्राफ के ऊपर में हम पॉइंट बना रहे हैं सिंपल, वही तो मेरा कार्टेशियन सिस्टम हुआ, राइट। तो इसमें मैंने क्या बोला, 3 और 2, ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया। तो जो पहला है वो हमेशा x को डिनोट करेगा, जो दूसरा है वो y को डिनोट करेगा। और इस y एक्सिस के ऊपर कुछ भी हो सकता है, x एक्सिस के ऊपर कुछ भी हो सकता है। हम एक जनरल चीज मैथ्स में पढ़ रहे हैं, बाद में इसके एप्लीकेशन में हम कुछ भी डाल सकते हैं, राइट। तो ये मुझे पता चल गया कि जो मेरे x एक्सिस में आएगा वो क्या होगा, और जो मेरे y एक्सिस पे आएगा वो क्या होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे जैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट मतलब दूसरा चौथाई हिस्सा, ठीक है, ये मेरा पहला एक चौथाई हिस्सा, ये दूसरा एक चौथाई हिस्सा है। जैसे ही आप दूसरे हिस्से में जाओगे तो जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव हो गई, लेकिन y अभी भी पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा x नेगेटिव होगा एंड y पॉजिटिव होगा। कभी भी क्वेश्चन में जब आपको कोऑर्डिनेट मिले तो तुरंत आपको देखते समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये आपको थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। सपोज करो यहां पे भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, फिर से हम लोग x को 3 यूनिट चलाते हैं और y को 2 यूनिट ही चलाते हैं, ठीक है। x को मैंने 3 यूनिट चलाया और y को 2 यूनिट चलाया, ठीक है। अब देखो मैं इस पॉइंट पे आ गया, तो अब मेरी x की वैल्यू -3 हो जाएगी और y की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो कि अभी आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, उसमें एक लाइट चैप्टर भी पढ़ रहे हो, राइट। आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, लाइट चैप्टर भी पढ़ रहे हो, और अगर मैं बोल दूं कि मान लो वाई एक्सिस आपका एक मिरर है, तो 3 2 का मिरर इमेज कहां बनेगा, -3 2 पे। 3 2 का मिरर इमेज कहां बनेगा, -3 2 पे, राइट। तो देखो एप्लीकेशन भी मैंने आपको साथ ही साथ समझा दिया। इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें निकाल सकते हैं, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग नीचे आते गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, ठीक है। ये हिस्सा आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका, अब आपको साफ साफ यहां दिख भी रहा है कि यार एक्स भी मेरा नेगेटिव जा रहा है और वाई भी मेरा नेगेटिव जा रहा है। तो यहां आपका एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, ठीक है। हम इसी पॉइंट को फिर चलते हैं, एक्स पे मैंने 3 यूनिट लिया और वाई पे अब अपोजिट डायरेक्शन में 2 यूनिट लिया, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -3 -2। अब अगर मान लो मैं एक्स एक्सिस को मिरर बना दूं, तो इस -3 2 का मिरर इमेज कहां मिल जाएगा, -3 -2 पे मिल जाएगा। समझ में आ रही बात। आप देखो मैथ्स के एप्लीकेशन भी आप साथ साथ ही सीखते जा रहे हो, अब आपको ये नहीं लगेगा कि मैथ क्यों पढ़ रहे थे। तो ये -3 -2 हो गया। अब अगर मान लो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाऊं, यानी कि चौथा एक चौथाई हिस्सा, यानी कि पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम, पूरा कार्टेशियन सिस्टम मेरा 4 चौथाई हिस्सों में डिवाइडेड है, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। यहां पे x वापस से पॉजिटिव हो गया, लेकिन y आपका अभी भी नेगेटिव है। अब इसी पॉइंट को अगर मेरे को अब इसका मिरर इमेज प्लॉट करना है, -3 -2 का, कंसिडरिंग y एक्सिस एज अ मिरर, तो क्या हो जाएगा, देखो आपका x पे आप 3 यूनिट चलाओगे, y पे 2 यूनिट चलाओगे, तो अब x प्लस में आ गया, y माइनस में आ गया, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है, ये मेरा क्वाड्रेंट सिस्टम आ गया, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, है ना, जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा किसमें, कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम पे, वहां पे मेरा एक्स भी पॉजिटिव है और वहां पे मेरा वाई भी पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 या 3 2, ठीक है। हमने 3 2 लिया था तो हम इसे 3 2 ही ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 3 2 ले लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट सिस्टम में जैसे ही हम आए, सेकंड क्वाड्रेंट सिस्टम में जैसे ही हम घुसे, तो यहां पे मेरा x जो है वो नेगेटिव हो गया और y जो है मेरा अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब देखो आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, -3 2, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही हम आए, थर्ड क्वाड्रेंट में हम जैसे ही आए, तो मेरा x जो है वो भी नेगेटिव है और y जो है वो भी नेगेटिव है,
ठीक है। और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो गया आपका, एक्स आपका जो था वो पॉजिटिव हो गया वापस से, लेकिन वाई नेगेटिव है। ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट मिले तो आपके दिमाग में क्वाड्रेंट की पिक्चर जरूर बननी चाहिए, अच्छा ये कहां लाई कर रहा होगा पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से सोचना शुरू करोगे, क्योंकि क्लास 11th में अगर आप मैथ्स लेते हो, पीसीएम लेते हो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा एक चैप्टर होता है पढ़ने के लिए, जो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत डिटेल चैप्टर है, और बहुत ज्यादा इसमें ये बेसिक चीजें जो भी आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो हर चैप्टर में यूज होंगी। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। राइट, ये बात हमने सीख ली, हमने पॉइंट को प्लॉट करना सीख लिया। ठीक है, हमने पॉइंट को प्लॉट करना सीख लिया। अब अगर मान लो मुझे कोई जनरल पॉइंट x1 y1 पॉजिटिव साइड में प्लॉट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, x पे कितना डिस्टेंस गया, ये x1 गया, और y पे कितना डिस्टेंस गया, ये y1 गया। ठीक है, और इन दोनों को जब हमने मिला दिया तो मेरा ये कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया। x पहले लिखेंगे, y बाद में लिखेंगे। ठीक है, इतनी कहानी आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए थे। राइट, इतनी कहानी आप क्लास 9th में ही पढ़ के आए थे। तो मुझे कोऑर्डिनेट हमने प्लॉट कर लिया। अब आपसे अगर एक सिंपल सवाल पूछा जाए कि दो कोऑर्डिनेट से, ठीक है, दो अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2, ठीक है, तो दो कोऑर्डिनेट को मिला के कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप हम क्रिएट कर सकते हैं, जरा चैट बॉक्स में फटाफट से बताते जाओ। दो कोऑर्डिनेट को मिला करके हम कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से चैट बॉक्स में बताते जाओ, फिर हम लोग अभी आगे फटाफट डिस्टेंस फॉर्मूला और क्वेश्चन पे। दो कोऑर्डिनेट मिला के हम लोग कौन सा वेरी गुड स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि लाइन को डिफाइन करने के लिए, टू डिफाइन अ लाइन what we need, two coordinates. ठीक है, to define a line we need two coordinate. Can you tell me how many coordinates we require to define a circle? फटाफट से जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, how many coordinate we require, minimum number of coordinate, how many minimum number of coordinate we require to define a circle? अब देखो यहीं पे आपको समझ में आ गया कि आपने पिछली क्लास कितने ध्यान से पढ़ी है। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये बोलूं सिंपल सी चीज, मैंने आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछा, आपने फटाक से आंसर दिया कि सर दो कोऑर्डिनेट मिलाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, अगर हम दो कोऑर्डिनेट को यूज करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। ठीक है, हम दो कोऑर्डिनेट को मिलाते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। और अगर आपसे मैं ये पूछूं कि हाउ मेनी कोऑर्डिनेट कैन लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में कितने कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, चलो इसका जवाब बताओ चैट बॉक्स में जरा मेरे को, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, फटाफट से जल्दी 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 नंबर टाइप करना है, इसमें कितना टाइम लगेगा। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर तो इनफाइनाइट है, बिल्कुल आप क्लियर हो इस कॉन्सेप्ट में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो कहीं भी इनफाइनाइटली जा सकती है, इधर भी आगे भी। ठीक है, लेकिन आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था, आप भूल गए कि टू डिफाइन अ सर्कल वी रिक्वायर मिनिमम 3 पॉइंट, 3 पॉइंट से होकर एक सर्कल जाता है, सर्कल को डिफाइन करने के लिए हमको 3 पॉइंट की जरूरत होती है। ठीक है, ये 9th में आप पढ़ के आए हो। तो 3 पॉइंट का मतलब क्या, 3 कोऑर्डिनेट, 3 पॉइंट का मतलब क्या है, 3 कोऑर्डिनेट। तो सर्कल को डिफाइन करने के लिए मुझे कितने लगेंगे, 3 लगेंगे, 3 कोऑर्डिनेट लगेंगे एक सर्कल को डिफाइन करने के लिए। क्लास 9th का अपना थ्योरम था ये, क्लास 9th में हमने थ्योरम पढ़ा है सर्कल चैप्टर में। ठीक है, कि किसी सर्कल को डिफाइन करने के लिए में 3 कोऑर्डिनेट लगते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना, बहुत 1 मार्क के क्वेश्चन बता रहा हूं, छोटे छोटे से क्वेश्चन बना के कुछ भी पूछा जा सकता है अगर पेपर टफ करना है तो। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली अगर आप क्लियर हो तो कोई पेपर टफ नहीं होता, अगर कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर नहीं हो तो पेपर टफ करना एग्जामिनर के लिए बहुत आसान होता है, छोटी सी चीज में आपको फंसाया जा सकता है ना। तो अब आपको यह समझ में आ गया कि भाई दो कोऑर्डिनेट से मेरा एक लाइन जाता है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की तरफ। ठीक है, देखो कुछ भी पढ़ो तो उसके पीछे के थोड़ा सा लॉजिक को अगर हम समझ लें तो हमारा काम जरा सा आसान हो जाता है, और कुछ नहीं।
डिस्टेंस फॉर्मूला में जी हमें बोला गया कि साहब एक मेरा जो कोऑर्डिनेट है, इसको और थोड़ा आसान तरीके से मैं आपको यहां ड्रॉ करके समझाता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस किसका निकालते हैं हम? दो पॉइंट के बीच का। दो दो जगह होनी चाहिए ना डिस्टेंस निकालने के लिए, एक जगह का डिस्टेंस थोड़ी होता है, एक जगह तो शुरुआत होती है, राइट? आपको दिल्ली में किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाना है, तब तो आप डिस्टेंस निकालोगे, तो पहले पहली पोजीशन पता होनी चाहिए, ठीक है? तो आप ये भी समझ सकते हो कि कोऑर्डिनेट बेसिकली डिफाइन क्या करता है? कोऑर्डिनेट बेसिकली डिफाइन क्या करता है? पोजीशन को डिफाइन करता है। तो मैंने पहली पोजीशन मेरी ए, मैंने बोला मेरी एक पोजीशन है ए और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो मैंने बना लिया जी, x पे x1 बना लेते हैं जरा सा, ठीक है, और y पे y1 बना लेते हैं जरा सा, और साहब इनको मिला दिया जाए, ठीक है। अब एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 3 4 3-4, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो x1 y1 अभी हम फिलहाल फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं। इसके बाद, और ये मेरा हो गया, पॉइंट का नाम दे दिया हमने ए। उसके बाद बोला साहब दूसरा एक पॉइंट बी भी है ना, ये रोहिणी है और ये पीतमपुरा है, ठीक है, दोनों का कोऑर्डिनेट पता है हम, तो इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो x पे x2 डिस्टेंस है, ठीक है सर, x पे x2 डिस्टेंस है, और y पे y2 डिस्टेंस है, कोई बात नहीं, y पे y2 डिस्टेंस है। तो ये मेरा y2 कहीं पे पॉइंट लाई कर रहा है, इसे मैंने आगे बढ़ाया। ये मेरा x2 कहीं पे लाई कर रहा है, इसे मैंने आगे बढ़ाया। ये यहां कहीं मिल गए, तो मैंने बोला जी ये मेरा b आ गया, दिस इज x2 y2। और अभी अभी तो सीखा, दो कोऑर्डिनेट को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तो इसे हमने जोड़ दिया जी, ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, मैं बिल्कुल श्योर हूं ये स्ट्रेट लाइन, राइट? तो मेरे को ए बी मिल गया, मेरे को ए बी का डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसे यहां से बढ़ाया। अब ये वाई एक्सिस, ये जब मैं इसे बढ़ा रहा हूं सीधे सीधे पैरेलल, सपोज करो इसको मैं सी नाम दे देता हूं, तो जब मैं एसी को एक्सटेंड करके बढ़ा रहा हूं तो ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही जाएगा ना, और जब मैं बीसी को एक्सटेंड करके बढ़ा रहा हूं तो वाई एक्सिस के पैरेलल ही जाएगा, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो हमेशा 90 डिग्री पे ही होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब ये AC का डिस्टेंस कितना होगा? देखो साफ साफ दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपका x1 है, यहां से यहां तक x2 है, तो AC का डिस्टेंस कितना हो गया? x2 माइनस x1। BC का डिस्टेंस देखो साफ दिख रहा है जी सर, ये y2 है पूरा नीचे तक, और यहां से यहां तक y1 है, तो BC का डिस्टेंस कितना हो गया आपका? y2 माइनस y1। और ट्रायंगल बन गया मेरा एबीसी, और वो भी कैसा ट्रायंगल बन गया मेरा? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और कहां पे राइट एंगल है? ये एंगल सी पे। और राइट एंगल ट्रायंगल के साथ एक दाढ़ी वाले बाबा ने बहुत अच्छा थ्योरम दिया था, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो दाढ़ी वाले बाबा के नाम का जय बोलते हो, थ्योरम लगा दो जरा सा फटाफट। तो क्या होता है थ्योरम? वो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या दिख रहा है आपको? ए बी का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। और ए सी की वैल्यू आपने निकाल के रखी है साहब, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बी सी की वैल्यू आपने निकाल के रखी है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर, और मुझे क्या चाहिए था? ए बी के, तो था इनके बीच का डिस्टेंस, तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच में। इसमें अजम्पशन क्या है कि दो कोऑर्डिनेट से होकर के स्ट्रेट लाइन ही जाती है, ठीक है। अब मान लो मेरा एक कोऑर्डिनेट x1 y1 यहां पे है और दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2 यहां पे है, ठीक है। तो आपने डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, आप ऐसे 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 करके यहां तक पहुंचोगे। बोला अरे सर आप तो बताए थे 2 किलोमीटर जाना है, मैंने तो 4 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल गई। ऐसा नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने ये बोला कि दो लाइन से होकर हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगी। आप डिस्टेंस किसका निकाल रहे हो? स्ट्रेट लाइन का निकाल रहे हो। बहुत छोटी छोटी बारीक बातें हैं जो हम पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला हमें याद हो जाता है, हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट हमें क्लियर नहीं होते। जैसे कि सर्कल कितने पॉइंट से जाएगा, पढ़ने के बाद भी आप भूल गए, ठीक है, राइट।
तो ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। अब इसमें कुछ कुछ डाउट्स जो शायद आपको नहीं भी आ रहे हैं तो मैं आपके दिमाग में डालता हूं और क्लियर भी कर देता हूं। आप मेरे से ये सवाल पूछ सकते हो कि सर आपने अभी बताया 4 क्वाड्रेंट सिस्टम है और 4 क्वाड्रेंट सिस्टम के बाद आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लिया, तो क्या बाकी में ये सेम रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि यहां पे ये क्वांटिटी स्क्वायर क्वांटिटी है और आपको पता है किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आप किसी भी क्वाड्रेंट सिस्टम में चले जाओ, ये फॉर्मूला सेम रहेगा। सेकंड पॉइंट ये आता है कि सर आपने यहाँ ए बी को अंडर रूट रखा, तो अंडर रूट तो प्लस माइनस में लिखते हैं, तो यहां आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस हमेशा मॉड वैल्यू होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉड तो बचते हो ना, मॉड ऑफ, वैसे लिखते थे बचपन में, मॉड ऑफ -7 इज 7, ठीक है। मॉड के अंदर 2 लाइन के अंदर कुछ भी लिखो पॉजिटिव होगा। तो डिस्टेंस क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो प्लस माइनस मुझे लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। मैथ्स भी तो कोई चीज फॉलो करेगा रूल, ऐसा थोड़ी कि अपनी मर्जी से हर जो एक चीज हर जगह लगती रहेगी। एप्लीकेशन नाम की भी कोई चीज है। तो ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। यहां तक की कहानी जरा समझ में आई हो तो जरा सा एंड्रेस कर दो फटाफट से, और नोट भी करते जाओ, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं इजी से लेकर एकदम टफ क्वेश्चन, ओलंपियाड लेवल तक के क्वेश्चन तक आपको लेकर के जाऊंगा। फटाफट से एंड्रेस कर दो कि हाँ सर ये कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। और वो सर्कल वाला नहीं भूलना। अब वो सर्कल वाली बात बिल्कुल नहीं भूलना कि सर्कल डिफाइन करने के लिए हमें 3 पॉइंट की जरूरत होती है। चलो मैं आपको लाइफ की एक चीज बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। टू डिफाइन any balancing we need 3 minimum points। आपको मैं क्लास 10th में वो चीज बता रहा हूं जो बड़े बड़े इंजीनियर्स को नहीं पता हो, चैलेंज है। टू डिफाइन ए बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का मतलब है तो घर में कोई भी मशीन रख रही है, एक शेप है ना सबका, वॉशिंग मशीन लगा रहे हो, शेप है, कैसा शेप है उसका, ठीक है, 3D शेप है, क्यूबिकल शेप है, राइट, 3D शेप है, क्यूबिकल शेप है। तो आप जो चीज भी घर में लगा रहे हो, जो भी मशीन यूज कर रहे हो, जैसी भी यूज कर रहे हो, आप टेबल यूज कर रहे हो, आप फैन यूज कर रहे हो, बहुत सारे इक्विपमेंट यूज करते हो। तो बैलेंसिंग वर्ड से मेरा मतलब क्या है कि आपको जब उसको डिजाइन करते हैं, जब हम बनाते हैं, तो मुझे पता है वॉशिंग मशीन चलाएंगे, अंदर की मोटर रोटेट होगी तो वो उसमें वाइब्रेशन आएगा। तो मुझे उसका बैलेंसिंग डिसाइड करने के लिए, उस शेप को बैलेंस करने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत होती है। यानी हमेशा हम एक सर्कुलर कॉरिडोर बना के ही इक्विपमेंट को डिजाइन करते हैं, ठीक है, राइट। और ये चीज कहां से आती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही निकल के आती है, ठीक है। अभी आप एकदम बेसिक, एकदम पहला पन्ना पढ़ रहे हो और मैं आपको 100वें पन्ने की चीज बता रहा हूं। बस इसको आपको समझना है, इसको डिटेल नहीं समझना, बस ये याद रखना है कि भाई मेरा 3 पॉइंट से मैं किसी भी पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को हम 3 पॉइंट पर डिफाइन कर सकते हैं, राइट। ओके, तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो आर यू गाइस रेडी? ठीक है, सब लोग रेडी हैं? जरा फ्रेंड्स आप हैंड रेस करके बताओ कि हाँ जी हम लोग क्वेश्चंस के लिए एकदम रेडी हैं। फटाफट से हैंड रेस करो, क्योंकि शुरू से आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी किए होंगे, तो शुरू के क्वेश्चन एकदम इजी एनसीईआरटी लेवल के होंगे, तो आपको फटाफट खुद से आंसर देना है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। सिंपल एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन है आई थिंक ये, ठीक है, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है ये। आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आप क्या करो हमेशा कि हमेशा आप ना इस तरीके से टेबल बना के काम करो। आपको मैं बता रहा हूं कभी गलती नहीं होगी। x1 x2 y1 y2 और वैल्यूज लिख लो। x1 2 x2 4 y1 3 y2 1, ठीक है। और फिर अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, राइट। अब यहां पे वैल्यूज पुट करो। ये हमारा ए पार्ट वाला क्वेश्चन पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अभी। कितना हो जाएगा? देखो x2 कितना था आपका? 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया? 4 माइनस 2 इज 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का स्क्वायर। कितना हो गया ये? 4 प्लस 4 कितना हो गया ये? अंडर रूट 8 अंडर रूट 2 रूट 2 लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। पार्ट नंबर बी को सॉल्व करते हैं, राइट।
ये क्वेश्चन नंबर ए के कोऑर्डिनेट है। क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाते हैं जरा हम। क्वेश्चन नंबर बी में देखो, x1 मतलब -5, x2 मतलब -1, y1 इज 7, y2 इज 3। ठीक है, बहुत सारे बच्चे फटाफट आंसर निकाल रहे हैं, वेरी गुड। अब यहां पे अगेन फॉर्मूला लगाएंगे क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखो आप वैल्यू रखे हुए हो, रख दो यहां पे -1। ये माइनस साइन ऑलरेडी फॉर्मूला में है और अलग से एक आपका -5 आ गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख लो इसको। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 इज 3, y7 तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये देखो, -1 और माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 इज -4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये, अंडर रूट, ये भी 4 हो गया है ना, 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर और ये हो गया -4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 16 और ये हो गया 16, तो ये कितना हो गया आपका 32। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4√2। ठीक है, बी पार्ट हो गया हमारा ये, राइट। नोट करते जाना क्वेश्चन, क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे करेंगे। इसके बाद हम लोग तीसरे पे चलते हैं। सी पार्ट में यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, ऊपर नीचे जगह नहीं है। ठीक है, कोऑर्डिनेट हम यहां लिख लेते हैं सी का। अब देखो x1 मतलब a, y1 मतलब x2 मतलब -a, y1 मतलब b, y2 मतलब -b। अब रख दो यहां पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब रख दो यहां पे, क्या हो जाएगा, a माइनस ऑफ -a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ऑफ -b का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये देखो, √2 आ जाएगा, 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2√a² प्लस b²। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन सबके हो गए, फटाफट से एंट्रेस करके बताओ, सबके हो गए तो फटाफट से एंट्रेस करो। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मैं थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हम लोग आज करेंगे, ट्राई करेंगे थोड़े से क्वेश्चन जो आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से एंट्रेस करो। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था, एकदम ही बेसिक था, है ना। एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन, एनसीईआरटी आप सबने पूरी पूरी बनाई होगी, 3 3 4 4 बार बना के बैठे होगे। ठीक है, हैंड रेस सबको करना है, या तो आप हैंड रेस करोगे, नहीं तो आप चैट पे डाउट पूछोगे। ठीक है, अगर आप दोनों ही काम नहीं करोगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, राइट। ओके, अब आगे चलते हैं अगले पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे। तो यहां से आपको फॉर्मूला लगाना समझ में आ गया, हम कैसे फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगाने में किसी को कोई दिक्कत है? सी पार्ट में आपको दिक्कत है, सी वाले में? ठीक है, अभी कर लेते हैं सी वाला, दोबारा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा साफ सफाई से कर देते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा सी पार्ट भी। ओके, चलो सी पार्ट फिर से करते हैं एक बार। देखो, आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। मेरा ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, है ना। कंपेयर कर लो, x1 की वैल्यू मेरी a हो गई, x2 की वैल्यू मेरी -a हो गई, y1 की वैल्यू मेरी b हो गई, y2 की वैल्यू मेरी -b हो गई। ठीक है, तो अब करना क्या है, अंडर रूट, फॉर्मूला लगाओ ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल वैल्यू रख लेते हैं, चलो आपके हिसाब से करते हैं। -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। तो -a कितना हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहां पे x1 माइनस x2 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है ना, प्रॉपर्टीज जानते हो आप ये सब। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 4, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, और यहां भी -2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर।
अब आप इस 4 को कॉमन निकाल लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 4 2 बन के रूट से बाहर निकल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहां दिक्कत है इसमें? इज इट ट्रू नाउ? समझ में आ गया? ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट दिस। ये 3 किसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। ठीक है, ट्रायंगल मैंने ले लिया ए बी सी। अब ए को मैंने रखा √2 बी को मैंने रखा -√2 एंड सी को मैंने रखा -√6 एंड √6। मेरे को ट्रायंगल के वर्टाइसेस मिल गए। बोल रहा है कि ये ट्रायंगल है कैसा। डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको कोई अंदाजा लगता है क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको कोई अंदाजा लगता है क्या कि ये ट्रायंगल कैसा है मेरा? ठीक है, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से एक ही चीज पता है, डिस्टेंस निकालना। तो तीनों साइड निकाल के देखते हैं कुछ रिलेशन दिखता है क्या। तो मैं अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा। ठीक है, समझो बात को जरा सा, कि मैं अब आपके पास में पॉइंट पॉइंट आपको पता है। ठीक है, तो इसको मैं ले लूं x1 y1, इसको मैं ले लूं x2 y2, और इसको मैं ले लूं x3 y3। समझो जरा बात को। ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब अगर मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी निकाल रहे हैं हम लोग। तो x2 की वैल्यू है -√2। अच्छा जी, x1 की वैल्यू है √2 और ये माइनस साइन पहले से है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू अगेन -√2 है, और y1 की वैल्यू जी √2 है, माइनस साइन पहले से। तो ये क्या हो गया? √-2√2 का होल स्क्वायर प्लस -2√2 का होल स्क्वायर। √2 को √2 माइनस माइनस साइन ऐड हो जाएंगे, √2 से ऐड होगा तो 2√2 देगा। अब 2√2 का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, और 2√2 का होल स्क्वायर हो गया 8 + 8, है ना। यानी ये हो गया √16। 4 यूनिट आ गया ए बी का डिस्टेंस। चलो जी, एक निकल गया मेरा। अब अगर मुझे बी सी निकालना है, ये डिस्टेंस निकाल के देखते हैं तो क्या हो जाएगा। देखो कोऑर्डिनेट देखते हैं। अच्छा, अब x3 आ गया, तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x वाले को माइनस करेंगे, ये x3 है ये x2 है, प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये y3 है ये y2, इनको माइनस करेंगे। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। x3 की वैल्यू जी -√6 है, y3 की वैल्यू सॉरी x2 की वैल्यू माइनस ऑफ -√2 है, y3 की वैल्यू √6 है, और y2 की वैल्यू माइनस ऑफ -√2 है। ठीक है, अब हो गया √। ठीक है, देखो ये -√6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, √2 माइनस √6 का होल स्क्वायर प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं लिख दूं √2 प्लस √6 का होल स्क्वायर। अब ये √6 और √2 तो आपस में ऐड होंगे नहीं, तो करें क्या? करें क्या? तो कुछ मत करो, आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी वहां पे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लगाओ, a की जगह कितना आ जाएगा? √2, तो हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर -2 इंटू √2 इंटू √6 प्लस √6 का होल स्क्वायर। अब इस पे लगाओगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह √2 है, b की जगह √6 है, तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √6 प्लस √6 का होल स्क्वायर।
अब ये वाली क्वांटिटी देखो नेगेटिव में, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव में, सेम है, कैंसिल करो और लिख दो √2 का होल स्क्वायर 2 होगा, √6 का होल स्क्वायर 6 होगा, अगेन √2 का होल स्क्वायर 2 होगा, √6 का होल स्क्वायर 6 होगा। तो कितना हो गया ये 6, 6 12, 14 और 16, √16 मतलब 4 यूनिट। यानी मेरा ए बी और बी सी सेम हो गया, ठीक है, ए बी बी सी आपका सेम हो गया, राइट। या ऐसा रूट वूट देख के घबराना नहीं, ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसा सेट करके ही दिया गया है कि ये चीज आपकी लगनी है वहां पे, राइट। अब मैंने आपको ए बी निकाल के दिखाया, मैंने आपको बी सी निकाल के दिखाया, फटाफट से जरा अपने आप सारे लोग ए सी निकाल के दिखाओ और देखो क्या वो भी 4 यूनिट आ रहा है। 1 मिनट में आपको टाइम देता हूं, फटाफट से जरा जल्दी से ट्राई करो सारे लोग। नोटबुक लेके बैठना है, बहुत सारे लोग नोटबुक लेके नहीं बैठे हैं, वो ढूंढ रहे हैं पेन। पेन नहीं ढूंढना है, नोटबुक लेके बैठना है बेटा, मैथ्स की क्लास है। ऐसे कितने लोग जरा एंड्रेस करके बताओ जो पेन कॉपी लेके नहीं बैठे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिल्कुल सही जवाब है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये भी आपका 4 यूनिट आ रहा है, ठीक है। मैंने 2 डिस्टेंस आपको निकाल के दिखाए हैं, एक डिस्टेंस आपको खुद से निकालना है, ठीक है। ऐसा ही करेंगे हम क्वेश्चन में, थोड़ा हम करेंगे थोड़ा आप करोगे, 2 कदम आप चलो 2 कदम हम, फिर आएंगे 90%। फटाफट से सारे लोग जरा फटाफट से हैंड रेस करो, सबके आंसर आ गए, फटाफट से हैंड रेस करो। या किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो बताओ, मैं कर देता हूं। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो चैट बॉक्स में लिखोगे, नहीं 15 निकालते हैं। जल्दी 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 जल्दी, सबके आ गए। इक्विलेटरल ट्रायंगल सबका आ रहा है, जरा हैंड रेस करके बताओ। if anyone if anyone is facing any trouble in solving the distance AC, then please revert on chat box. ओके तो ये भी आपका 4 यूनिट आएगा। आई थिंक सबके आ गए हैं, बहुत से लोगों ने एंड्रेस किया है, सबके आ रहे हैं आंसर, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग निकाल पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में कई बार आए हुए हैं, मैंने सारे प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, तो हर पेपर क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको बोल रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट बताओ जो x1 y1 यानी कि 2 - 5 और -2 9 से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। लेट अस से कि अगर मैं बोलूं जी मेरा ये पॉइंट P है और ये A है और ये B है, तो इनसे ये इक्वल डिस्टेंस पे, और पॉइंट कहां है, एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट कितना होगा वही तो निकालना है, इसको x ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को क्या मिल गया, मेरे को कौन सा डिस्टेंस बराबर करना है, पी ए बराबर करना है किसके, पी बी के। यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। अब आप मेरे से ये भी पूछ सकते हो सर ये पॉइंट में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट आप लगा ही नहीं रहे हो, एक ही तरफ सब खींच दिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैं ये एक्सिस पे प्लॉट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं ये जनरल डायग्राम है सिर्फ समझने के लिए कि भाई ये डिस्टेंस सेम दिया हुआ है आपको। आप चाहो तो क्वाड्रेंट में भी प्लॉट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अब इसको मेरे को क्या करना है जी, मैं इसको ले लिया जी x1 y1 है ये, और ये मेरा पॉइंट x2 y2 है, और इसे मैंने x3 y3 ले लिया। तो p अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, √x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। और अगर मैं पी बी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो x3 y3 लिया है, उसे हमने x2 y2 लिया है, तो क्या हो जाएगा x3 - x2 का होल स्क्वायर y3 - y2 का होल स्क्वायर। कई लोगों को ऐसे भी डाउट आते हैं कि सर मैंने अगर x2 - x3 लिख दिया तो गलत हो जाएगा क्या, बिल्कुल गलत नहीं होगा। स्क्वायर क्वांटिटी में बार बार बोल चुका हूं, a - b का होल स्क्वायर b - a के होल स्क्वायर के बराबर होता है, उसमें आपको चिंता ही नहीं करनी है, ठीक है। अब x3 - x1 करना है आपको, x3 की वैल्यू तो आपने x रखी हुई है,
x1 की वैल्यू आपकी 2 है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया ये। y3 की वैल्यू भाई आपकी 0 है और y1 की वैल्यू -(-5) है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, x3 माइनस x2, तो x3 की वैल्यू तो आपकी x है और x2 की वैल्यू -(-2) है, प्लस y3 की वैल्यू 0 है और ये -9 का होल स्क्वायर। अब देखो, इसको पहले थोड़ा एक और पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिखते हैं x-2 का होल स्क्वायर, 0 -(-5) मतलब 5, तो ये +5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड ये हो गया -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे ये स्क्वायर रूट का कोई काम नहीं है, लेकिन इसको हटाएं कैसे, अपने आप थोड़ी हटेगा, तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। यहां पे लिखो, स्क्वायरिंग लिखना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो गया ये, ठीक है। अब ये वाला जो रूट है, ये जो सबसे बाहर वाला रूट है, ये तो हमारा हट गया, इसकी हमको कोई जरूरत ही नहीं है, बाहर वाले रूट की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो क्या बचा आपका, x-2 का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये आपका हो गया x+2 का होल स्क्वायर और -9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब इसको a-b का होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो क्या हो गया, x स्क्वायर -4x + 4 है ना। अभी बताया था मैंने, a-b का होल स्क्वायर सबको पता होना चाहिए क्या होता है, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, यही लगाया हमने यहाँ पे। ठीक है, +25 इज इक्वल टू x स्क्वायर +4x + 4 + 81। ठीक है, तो ये x स्क्वायर देखो दोनों साइड से कैंसिल हो गया, राइट। और ये कितना हो गया, 25 - 4x + 25 + 4 29, और ये हो गया +4x + 81 + 4 85। ठीक है, अब इस 4x को इधर लेकर के आ जाओ, तो 4x 8x हो जाएगा ना, 4x, और ये माइनस उधर प्लस में जाएगा तो 4x हो जाएगा। इस साइड में आपका 29 था, वैसे ही रहने दो, और इस 85 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, -85 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया तुम्हारा, 8x हो गया, 4x ऐड हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा 29, 85, 85 में से 29 गया, कितना बचेगा, जल्दी बताओ जरा चैट बॉक्स मेरे को फटाक से। $56 बचेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -56 बचेगा। राइट, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई -7। सबको जरा समझ में आया तो हैंड रेस करके बताओ कि हाँ जी ये क्वेश्चन समझ में आया। ये कुछ टाइप वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर्स में आए हुए हैं। आपको दोनों ही पार्ट मिल सकते हैं, आपको कभी ये भी बोला जा सकता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखो कभी भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कभी भी आपको दिया जाए लेना हो, तो हमेशा हम x0 लेते हैं, एंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0y हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, कॉमन मिस्टेक्स नहीं करना है, घबराना नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से जरा एकदम चीते की रफ्तार से जरा एक बार हैंड रेस करके बताओ कि हाँ सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये क्वेश्चन हमसे अपने आप बन गया था। फटाफट से एकदम चीते की रफ्तार से, क्योंकि अभी टफ क्वेश्चन आएंगे। अभी तो हम लोग बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं, तो दूसरा ही सवाल है या आपको तीसरा सवाल कर रहे हैं हम लोग, है ना। ठीक है, तो अभी टफ क्वेश्चन आएंगे, और टफ क्वेश्चन पे हम लोग घबराएंगे नहीं, नहीं घबराएंगे, राइट। चलो तो अगले पार्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन का भी पैटर्न देखो, मैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। हाउ डू वी नो व्हेन वी हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बिकॉज यू हैव टू रिमूव द स्क्वायर रूट। ठीक है, यू हैव टू रिमूव द स्क्वायर रूट। देखो यहां पे भी रूट है आपका,
और यहां पे भी रूट है, तो मैथमेटिकली मेरे को इस x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मुझे इस रूट से छुटकारा चाहिए, तो रूट से छुटकारा कैसे मिलेगा? ठीक है, रूट से छुटकारा कैसे मिलेगा? स्क्वायरिंग करके। बस एक बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि ये रूट पूरे लेफ्ट हैंड साइड में एक कंप्लीट होना चाहिए और पूरे राइट हैंड साइड में कंप्लीट होना चाहिए। मान लो अगर ऐसा हो रूट एक्स इज इक्वल टू रूट वाई प्लस टू, तो इसमें करके कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये टू मेरा रूट के बाहर है। तो रूट मेरा क्या होना चाहिए? कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए और कंप्लीट राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। कभी भी अगर ऐसा कैलकुलेशन आ जाए तो सबसे पहले छुटकारा पाओ रूट से। तो रूट से छुटकारा पाने का क्या तरीका है? स्क्वायरिंग। ठीक है, एक ही चीज को दो बार मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाता है स्क्वायरिंग। राइट, समझ में आया आपको? क्लियर डाउट? ओके, नाउ अब इसे देखो, आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 एंड -3। एक पॉइंट आपको दे रहा है 2 -3 और दूसरा पॉइंट दे रहा है आपको 10y, है ना? ये मेरा पॉइंट नंबर ए है और ये मेरा पॉइंट नंबर बी है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 यूनिट है। तो अगर मैंने इसे x1 y1 लिख दो और इसे x2 y2 लिख दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस ए बी की वैल्यू कितनी दी है? 10 दी है। अब x2 की वैल्यू पुट करो, कितनी है? 10 है। x1 की वैल्यू कितनी है? -2 है। ठीक है, और y2 की वैल्यू कितनी है? y है, और y1 की वैल्यू -3 है। राइट, अब देखो 10 इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 माइनस 2 इज 8 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इस रूट से छुटकारा चाहिए और इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, 10 ही है। तो फिर से हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं पहले, और बोथ साइड में, ठीक है, स्क्वायर करके हम क्या करते हैं? रूट को हटा लेते हैं। तो 10 को आप स्क्वायर करोगे तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इसको स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? 8 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करें हम? 10 का स्क्वायर किया तो 100 हो गया, 8 का स्क्वायर किया तो 64 हो गया, और ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया आपका? 100 माइनस 64। ठीक है, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 इज 36। अब इसे स्क्वायरिंग करो, कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, होप आप सबको याद हो, 2 बार बता चुका हूं मैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6y प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल टू 36। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, 36 में 9 जाएगा, कितना बचेगा? -27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ली हमने, तो यहां से y कॉमन आ गया, तो ये आ गया y प्लस 9, यहां से -3 कॉमन आ गया, तो ये हो गया y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां सॉल्व करते हैं इसे, तो यहां से आपका y प्लस 9 कॉमन निकला और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 3 और -9। ठीक है, तो दो कोऑर्डिनेट आपके पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे एक और चीज बताता हूं, एक छोटा सा शॉर्टकट। ठीक है, हमें क्या मिला था? देखो ये वाला स्टेप देखो, यहां तक तो हम सॉल्व कर ही चुके थे कि y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहीं पे अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या हो जाएगा? y प्लस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे
और इधर 36 का स्क्वायर रूट करेंगे, तो y+3 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो y+3 मिलेगा। 36 का कितना मिल जाएगा आपको, +-6। तो एक बार आप प्लस ले लो साइन तो क्या हो गया, y+3 इज इक्वल टू 6, और एक बार माइनस साइन ले लो तो क्या हो गया, y+3 इज इक्वल टू -6। तो क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 6 - 3 इज 3 एंड y इज इक्वल टू -6 - 3 इज -9। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन इसको आप एग्जाम में यूज मत करना, एग्जाम में नंबर काट देगा। आप एग्जाम में ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके दिखाओगे। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सबको, सॉल्यूशन समझ में आया? और ये शॉर्टकट वाले में मजा आया कि नहीं आया? कितने लोगों को शॉर्टकट वाले में मजा आया, जल्दी बताओ। जैसे मान लो आपको ऐसे मिले कि x+1, ठीक है, इंटू x+2 इज इक्वल टू 72। ठीक है, समझ रहे? ये सॉल्व करना है आपको, है ना। x+1 इंटू x+2 इज इक्वल टू 72, ये सॉल्व करना है आपको, राइट। तो आप क्या करोगे, आप इसे क्वाड्रेटिक में जमाओगे और करोगे। मैं बोलता हूं इसको ऐसे लिखो, x+1 इज इक्वल x+2 इज इक्वल टू 8 इंटू 9। तो x+1 इज इक्वल टू 8, मतलब x की वैल्यू कितनी है, 7। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है। अब ये शॉर्टकट मेथड कहां से आएंगे, ये ऑब्जर्वेशन से आएंगे। ठीक है, अभी मत सीखो ये सब, लेकिन मैं आपको बताऊं ये सब सीखना जरूरी है, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स है, ये थोड़ा आना चाहिए। 11th में कई बार बहुत परेशानी होती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास 10th में टाइम बहुत होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 11th में क्वेश्चन और लंबे हो जाते हैं। और एक लंबे से क्वेश्चन में आखिरी में आपको एक क्वाड्रेटिक मिल गया सॉल्व करते करते, कौन क्वाड्रेटिक सॉल्व करे यार? कुछ ऐसा तरीका लगाओ जिससे क्वाड्रेटिक मेरे को जाना ही ना पड़े, जैसे हमने यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, तो ये आपके लिए एक लर्निंग है, राइट। मजा आया लर्निंग में? सबको जरा फटाफट से हैंड रेस कर दो। ऐसी छोटी छोटी सी लर्निंग, लोग ये पूछते हैं हमसे कई बार कि भाई सर व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन आईआईटी। सर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आईआईटी में सेलेक्ट हो जाऊं, मेरे को ऐसा कुछ गुरु मंत्र दो, जादू की छड़ी जरा घुमाओ मेरे ऊपर। ठीक है, 9 × 8 क्यों लिखोगे भाई? आपका पहला नंबर x+1 है, दूसरा x+2 है ना। समझो बात को, x+1 x+2 है, तो ये नंबर इस नंबर से एक ज्यादा है, तो पहले छोटा नंबर आएगा, उससे इंटू बड़ा नंबर आएगा। वही तो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इसको हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं। ये कोई ट्रिक्स नहीं, ये ट्रिक्स हैं ये सारी। और ये ट्रिक्स कैसे आती है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन डेवलप हो जाते हैं, राइट। और जितने ज्यादा आप डेवलप करोगे उतना, तो बस यही सीक्रेट है। हमारे बच्चों को यही समझाते हैं, बेटा अपने मैथ्स अच्छे होने का एकमात्र एक ही तरीका है, दैट इज प्रैक्टिस। आप और प्रैक्टिस करते समय आंखें खुली रखना। कई कई स्टूडेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इस छोटे से क्वेश्चन में फन ढूंढ रहे हैं, मजा ढूंढ रहे हैं। और आप क्या करते हो सॉल्व करते समय, आप इसको सॉल्व करते समय आंसर ढूंढते हो। जब आप आंसर ढूंढते हो तो एकदम बोलते हैं ना, वो क्या टांगे वाला जो घोड़ा होता है, दोनों साइड से आंखें बंद एक डायरेक्शन में चलते चलते हो। और हम बोलते हैं टांगे वाला घोड़ा मत बनो। आप थोड़ा सा ना फन करो ना इसमें, कि और कुछ तरीका है क्या, और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या। यही रीजन है कि जैसी मुझे यहाँ पे एक चीज दिखी थी, मैंने यहाँ पे डब्बा बना दिया था सॉल्व करते करते। मैंने पहले से नहीं सोचा था मुझे आपको ये बताना है, अचानक मुझे ये दिखा, मैंने कहा अच्छा चलो ये सिखा देते हैं यहाँ पे कि फास्टर सॉल्विंग ऐसे भी हो सकती है, राइट। तो आपको भी ऐसे ढूंढना है, और हर क्वेश्चन में ऐसी चीजें छोटी छोटी से कैलकुलेशन की चीजें मिलती हैं। और ये चीजें अगर आपकी तगड़ी हो गई तो आप 100% आईआईटी में सेलेक्टेड हो, क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट तो हम करा ही लेते हैं। कई बार हमने 11th में एक चीजें फील करी हैं कि बच्चे आते हैं और उन्हें ये नहीं समझ में आता 1/2 - 1/3 कैसे करते हैं। कई बार वो एलसीएम लेने में कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो अगर आप 10th तक इन चीजों पे काम करके नहीं आए हो, तो फिर आपको आईआईटी के लिए दूसरों के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन पार्ट सीखने का टाइम 11th में नहीं होता। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको इस साल ये टाइम मिल रहा है एक्स्ट्रा, तो यूटिलाइज दिस टाइम। ओके, समझ में आ रही बात? तो यहां तक की कहानी समझ में आई। आज थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने में मजा आया, कुछ नया सीखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि नहीं सीखा? जल्दी से फटाफट से एड्रेस करके बताओ, चैट पे बताओ, जैसे ही बताना चाहते हो बताओ। ठीक है, कि हाँ सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज फन, मजा आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में।
ऐसा नहीं पढ़ा था अभी तक, ठीक है। और अभी बहुत कुछ बाकी है, आई एम टेलिंग यू, अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी 1 घंटे की ही है।